नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक स्ट्रेटजी जिस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं आज, वो सफल होती दिख रही है। ख़ास तौर से एससीओ की जो बैठक हुई और शहबाज शरीफ उस बैठक में जो भाषण दे बैठे और वो अपनी व्यथा जाने अनजाने में ही बता गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी व्यथा मोदी जी की प्रेजेंस में बता दी। जो व्यथा वो कभी नहीं बताते, पाकिस्तानी लोग कभी नहीं बताते, वो व्यथा मोदी जी की उपस्थिति में बताना और देश संसार के जो बड़े लीडर्स हों उनकी उपस्थिति में बताना, तो ये मुझे लगता है एक गजब की बात है। और कहाँ बताना? समरकंद में। जो पाकिस्तान मूल में पाकिस्तान के लोग जिनको अपना बाप मानते हैं, जिनको अपना अग्रज मानते हैं, ऐसे बाबर की भूमि समरकंद, अफ़गानिस्तान नहीं, समरकंद में बैठकर ये रोना कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, अफ़गानिस्तान में शांति बहाली की आवश्यकता है, उसका कोई सलूशन निकालने की आवश्यकता है, और साथ में हम खुद ही बहुत परेशान लोग हैं। ये कहना, ये अपने आप में कुछ बता रहा है। पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद से पीड़ित है मतलब क्या? पाकिस्तान बहुत परेशान है चरमपंथ से मतलब क्या? तो तीन विषय जो उन्होंने कहे, उसमें विश्व से आह्वान किया कि हमें चरमपंथ हमारे यहाँ समस्या है, तो चरमपंथ वहाँ हिंदू मुसलमान के अलावा तो कुछ है नहीं। तो चरमपंथ किसका है? चरमपंथ तो उसका ही है जो वो फैला रहे हैं, वही तो वो काटेंगे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तमाम तरह के मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, बहुत सारे ग्रुप उन्होंने बनाकर रखे और वो ग्रुपों का काम ये था कि हिंदुस्तान में समस्या खड़ी करना। तो हिंदुस्तान में समस्या खड़ी करना का मतलब क्या, तो आप समझ सकते हैं। तो आप चरमपंथ से पीड़ित हैं, आप आतंकवाद से पीड़ित हैं और आप अफ़गानिस्तान से पीड़ित हैं, और ये तीनों ही आपकी ही ओरिजिनल थीम है, तो आप पीड़ित कैसे हैं? अब समझ में आता है कि पिछले 5 वर्ष, 3-3.5 वर्ष इमरान खान जो चिल्ला रहे थे यूएस के सामने और बता रहे थे कि भाई आप ही की पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, आपकी पॉलिसी से ही हमने अफ़गानिस्तान तैयार किया था, आपकी पॉलिसी से ही हमने लड़ाके तैयार किए थे। अब ये लड़ाके कौन है? लड़ाके तो वो आतंकवादी है ना, जो आपने तैयार किए। अब आपने इमरान खान वहाँ जाकर बोल दिए, लेकिन शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक में बोल दिया। हुआ क्या? मामला समझिए। मोदी जी के 2014 में सरकार में आने के बाद उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, पूरे विश्व के नेताओं के साथ दोस्ती करी, भारत का महत्व समझाया। हालांकि भारत का महत्व उन्होंने जो निगेटिविटी सदैव के लिए हमारी थी, उसी को पॉजिटिविटी में संसार के सामने रखा। जो पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन यहाँ का विस्फोट, भारत पिछड़ा है, इन्वेस्टमेंट नहीं, यही सारी चीज़ें उन्होंने विश्व के सामने रखी और बोले कि हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास युवा है। हालांकि वो कैसे बोलते, ये भी तो समस्या थी कि युवा कौन से रिलीजन का इस समय ज़्यादा बढ़ रहा है, किसके बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, किसके कम हो रहे हैं, ये भी एक समस्या है। अब वो बोल नहीं सकते इंटरनेशनल मंच पर, लेकिन FATF का खेल, चाइना की इकोनॉमी को एकदम गिराकर 3% पर ले आना। इस समय भारत की इकोनॉमी की फोरकास्ट 7-8% के लगभग है, कुछ की फोरकास्ट 2 डिजिट के ऊपर भी है, लेकिन हम IMF की माने तो IMF 7.5% कह रहा है कि भारत की ग्रोथ होगी और बड़े कंट्रियों में विश्व में सबसे तेज भारत की ग्रोथ होगी। और चीन, जिसकी ग्रोथ डबल डिजिट में लंबे समय से चल रही थी, पिछले कई वर्षों से उनकी 3%, 3.5% पर आ गई है। अब उसका श्रेय मोदी को देना उचित होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन गलवान जब हुआ तो गलवान का भरपूर उपयोग मोदी सरकार ने किया। गलवान के समय पर ही हमने इंपोर्ट बैन किया, गलवान के समय पर ही हमने जो चीज़ें हमारे पास नहीं बनती उनको ही इंपोर्ट करने की अनुमति दी, हमने उनके सॉफ्टवेयर ब्लॉक करवाए, हमने उनके जो स्पाई सॉफ्टवेयर थे, उनके वीडियो गेम्स थे, उनके गेम्स थे, वो सब हमने यहाँ भारत में बंद किए, उनके बहुत सारे ऐप हमने भारत में बंद किए, उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स हमने भारत में ब्लॉक करी, जो भारत से जासूसी करके उनको बताते थे कि क्या प्रोडक्ट भारत में बिक सकता है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है।
ये सब कुछ हमने भारत में बैन कर दिया। इसके अतिरिक्त आसियान के माध्यम से, सार्क देशों के माध्यम से, जिन कंट्रियों के साथ हमारी दोस्ती है उन कंट्रियों के साथ दोस्ती करके वहाँ से अपने प्रोडक्ट भारत में FTA के तहत लेकर आना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा कंट्रियों के साथ है, बांग्लादेश जैसे, उनके थ्रू यहाँ आना, उन पर भी बैन लगा दिया। और हमने कहा कि हमारा FTA जिसके साथ भी साइंड है वो केवल अपने उसके प्रोडक्ट के लिए है जो उसके यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वो कहीं से इंपोर्ट करके उसको मॉडराइज करता है और फिर हमारे पास बेचता है, वो हमारे पास नहीं चलेगा। हमने वेबसाइटों पर भी, जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, उन पर भी सबसे कहा कि भाई आपको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट की ओरिजिन कहाँ है। देशवासियों ने भी बड़ा सहयोग किया और कोशिश करते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ना लें, ये भारत में चलता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट लेते हैं। अगर सब ऐसा नहीं करते तो 20-30 पर 40% भी करते हैं। 20-30-40% का मतलब हो गया 40 करोड़, 30 करोड़। 30 करोड़ लोग उनके प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगे तो वो मार्केट कहाँ देखेंगे, ग्रोथ कहाँ देखेंगे? तो ग्रोथ तो उनकी कहीं और होनी नहीं, ग्रोथ तो उनकी भारत से ही थी। इसलिए गलवान के समय पर भारत सरकार ने जो उन पर बैन लगाया उसका परिणाम निकला कि उनकी इकोनॉमी 3% पर आकर गिर गई। यूक्रेन वॉर ने अमेरिका को परेशान कर दिया, यूक्रेन वॉर ने यूरोप को परेशान कर दिया। और जो संरक्षक पाकिस्तान के थे, यानी कि चाइना जब इस स्थिति में है तो पहले तो अपनी इकोनॉमी देखेगा तभी तो आपकी मदद करेगा, इसलिए CPEC में भी उसने मदद करना बंद कर दिया। मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको भी उसने वहाँ तत्काल बंद इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर से विरोध बहुत है आतंकवाद का, जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो मोदी सरकार ने इकोनॉमिकली पाकिस्तान कैसे अलग थलग पड़े और चीन जो उनका सपोर्टर है उसको कैसे रोका जाए, ये सारे हथकंडे अपनाए, ये सारे काम किए जो विदेश मंत्रालय को करना चाहिए। आपको याद होगा मलेशिया ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान का 370 जब हमने डाइल्यूट किया, तो मलेशिया के साथ हमने क्या किया, माताहिर मोहम्मद वहाँ के शासन कर रहे थे, उनको पहले शासन से गिराया गया, फिर उनको पार्टी से निकाला गया क्योंकि हमने उनका एडिबल ऑयल लेना बंद कर दिया था और उनकी इकोनॉमी एडिबल ऑयल से चलती थी, वो भारत इंपोर्ट करता था। टर्की के विषय में अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि टर्की उनका सपोर्ट कर रहा था, टर्की के लिए हमने क्या किया। सऊदी अरबिया जैसे देश और जो दूसरे देश हैं वो लगातार पाकिस्तान का विरोध कर ही रहे थे, तो पाकिस्तान को सपोर्ट भी हम ही करते हैं। सपोर्ट हम करते हैं मतलब ऐसा ना हो कि वो चीन के कब्जे में चला जाए। तो हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो जाए कि चीन उस पर कब्जा करे। हमारी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान टूट जाए अपने आप, हम कुछ ना करें, हमारी पॉलिसीज़ रहें, हम कोई वहाँ युद्ध ना लड़ना पड़े, पाकिस्तान स्वयं में टूट जाए और चीन के कब्जे में भी ना जाए, पाकिस्तान के 3-4 देश बन जाए। लेकिन पाकिस्तान के 3-4 देश कैसे बन जाएं, ये तो समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जो आतंक मचाकर पाकिस्तान में रखा वो वहाँ की सेना वर्सेस तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान हो गया। जिस समय आपको याद होगा इनकी इमरान खान की सरकार हुआ करती थी और पिछली ईद का समय था, रमज़ान चल रहा था, उस रमज़ान में ही क्या नहीं किया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट कर दिया था फ्रांस के खिलाफ और पूरे देश को आग में झोंक दिया था। नतीजा निकला था यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था वो भी बंद हो गया और पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता चला गया। FATF से वो पहले से समस्या उसको FATF कर रहा है कि उसको फंडिंग नहीं हो रही है, वो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। अब उसके पास आफ्टर ऑल जो कंट्री बचे वो खड़ी के कंट्री बचे, सऊदी अरबिया वगैरह, वो मोदी जी को पहले ही अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वगैरह दिए पड़े हैं, तो थोड़ी बहुत मदद कभी 20,000 बोरी चावल के दे दिए, 2,000 बोरी चावल के दे दिए, भाई खाओ पियो, जिंदा तो रहो कम से कम। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस समय बन गया है अफ़गानिस्तान, क्योंकि भारतीय महर्षि मैं उनको कहता हूँ जो तथाकथित अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, इरफान हबीब जैसे लोग, उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें इतिहास में ये पढ़ा दिया, मस्जिदों से ये पढ़ा दिया हिंदुस्तान में कि हम लोग तो अफ़गानिस्तान से आए। ये नहीं बताया समरकंद से आया था, वो बताया अफ़गानिस्तान से आए। अब अफ़गानिस्तान को बाप बनाकर रख दिया, बोले हम तो अफ़गानों के वो थे, ये थे। हालांकि भारत में अफ़गानों ने शासन किया, लेकिन अफ़गानिस्तान तो गंधार है ना, और वो गंधार जिसको श्राप दिया था यहाँ पर भारत में, धृतराष्ट्र की श्रीमती जी ने उसको श्राप दे दिया था और कहा था तुम कभी पनप नहीं पाओगे। तो फिर वो गंधार अब गधा रहा है, गंधाने का कारण महाभारत काल के समय का श्राप है।
अब वो धीरे धीरे इस्लामीकरण उसका हो गया। इस्लामीकरण होने के बाद अब जो समस्या आई, तो जिस समय मुल्ला उमर वहाँ शासन कर रहा था, तो नो डाउट ये कहा जा सकता है कि वो रशिया के खिलाफ उस समय अमेरिका ने उसका सपोर्ट किया होगा, पाकिस्तान के थ्रू किया था। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका पेमेंट करता था क्योंकि उसको रशिया से लड़ना था। तो रशिया को कमज़ोर करना, अब रशिया उनके अमेरिका के लिए समस्या तो है, लेकिन ऐसी समस्या यहाँ से नहीं है। तो मुल्ला उमर को तैयार किया गया था तालिबान को, और तालिबान को पाकिस्तान के थ्रू तैयार किया था। पाकिस्तान भी मलाई मार रहा था और मुल्ला भी वहाँ बैठा था। लेकिन उसी समय पर एक प्रकरण आ गया था, तो ये पता लगता है कि तालिबान के दिमाग में आखिर क्या बैठा है। पाकिस्तान के एक राजदूत जो अफगानिस्तान में उस समय थे, वो भोजन करने गए मुल्ला उमर के पास, और मुल्ला उमर के भोजन के समय पर वो बात करने लगे कि भाई जो डूरेंट लाइन है, इस डूरेंट लाइन का मसला सॉल्व कर लेना चाहिए। अब वो डूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेना चाहिए, इसलिए हम आपसे ये तकरीर कर रहे हैं। मुल्ला उमर ने पाकिस्तान के राजदूत को उठाकर भगा दिया था, ऑफिशियली है ये, भगा दिया था। और जनरली अफ़गानिस्तानी ये करते नहीं। अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्रचलन है कि दुश्मन को भी भोजन करते समय नहीं उठाना। अफ़गानों का ये नियम है कि लड़ना तो सीधे लड़ना। अफ़गानों का ये नियम है कि उनको कि कुत्ते को भी नहीं भगाना भोजन करते समय। लेकिन कुत्ते से भी बदतर स्थिति पाकिस्तान के राजदूत की मानते हुए मुल्ला उमर ने उनको भगा दिया। अब सवाल बहुत सारे खड़े हुए, भारत की पॉलिसी क्या, भारत ने क्या कर दिया ऐसा, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि भारत, मोदी जी की पॉलिसी वहाँ सफल होती दिखाई पड़ रही है, और ठीक हो जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़। क्या है कि हमने देखा होगा कि पहले हम तालिबानियों से बात कर रहे थे, ऐसा कहा गया जिस समय वो अमेरिका जा रहा था, तो तालिबानियों से हमारी चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तालिबान वहाँ बैठे, ऐसा हमारे यहाँ से प्रयास शुरू हो गए थे कि भाई जब जा ही रहे हैं तो तालिबान के साथ हम क्यों बिगाड़ें। लोगों ने भारत में कहा भी था भाई तालिबान पाकिस्तान एक सी बात। अभी जब अफ़गानिस्तान में भुखमरी आई, यानी कि बहुत समस्या आई, तो भारत ने कोविड के टाइम पर वहाँ भोजन भेजा, यानी कि गेहूं भेजा। अब वो गेहूं के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन से बात करी, पाकिस्तान ने रास्ता दे दिया। पाकिस्तान के रास्ते से जो गेहूं गया तो भारत में खूब बवाल बचा। भारत ने कहा भैया ये सब क्या कर रहे हो, मोहम्मदनों को, तालिबानियों को खिला रहे हो, हमारे दुश्मन होंगे, ये होंगे, वो होंगे। लेकिन मोदी सरकार सब कुछ दबाव के बावजूद मानी नहीं, और हजारों बोरी वहां पहुंच गई। पाकिस्तान में खुद ही भुखमरी है, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया कि जैसे ही अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, वहां से आधे ट्रक वो छीन लाए और छीन कर पाकिस्तान में बांट दिए। तो अफ़गानिस्तान से उनकी दुश्मनी होना स्वाभाविक है, जबकि अफ़गानिस्तानी उनको, अब वो अफ़गानिस्तान को अपना मानते हैं, बनाने पे थे कि अफ़गानिस्तान उनके साथ मिल जाएगा तो भारत विजय का अभियान जो जिना छोड़ गया उसको पूरा कर लेंगे। भारत को दारुल इस्लाम बनाना, भारत को गजवा हिंद करना, और ये वो भारत में शासन लाना, इस्लामिक शासन इस्टेब्लिश कर लेना, मुगलिया सल्तनत को भारत में बहाल कर लेना, ये सब जो जिना छोड़ गया पॉलिसी, उन पॉलिसी को वो इकट्ठा कर लेंगे। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि 1947 में खाली पीली युद्ध कर दिया था। 65 वाले युद्ध का तो कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि 62 में हमारा चीन से युद्ध हुआ था, तो उनको लगा कि ये कमज़ोर हैं तो अब हम कब्जा कर लेंगे। 71 वाले युद्ध में हम कूद पड़े थे, फिर बाद में उनको लगा प्रत्यक्ष युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है, अब आतंकवाद भेजकर भारत को समस्या खड़ी करो। तो अपने आप को जलाकर, अपने लोगों को भूखा मारकर भारत को डिस्टर्ब करना, भारत को पर कब्जा करना, बिल्कुल वही जो पहले होता रहा, खाड़ी से लुटेरे आते रहे। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान जिस समय लेकर आया तो पाकिस्तान संकट में था, लेकिन पाकिस्तान को ये हमेशा से लगा कि अफ़गानिस्तान उनकी मदद करेगा और भारत के विरुद्ध अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करते हुए वो भारत को फतेह कर लेंगे। अफ़गानिस्तान की समस्या क्या है? क्योंकि यहाँ राइटरों ने, इरफान हबीब जैसे राइटरों ने ये कहा कि अफ़गान ही भारत पर शासन कर रहे थे, अफ़गान ही कर रहे थे, तो अफ़गानिस्तान को बल इसलिए मिलता है कि अब मुल्ला उमर की अगर वहाँ मतलब तालिबान की वहाँ सरकार है तो तालिबान हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। आज से 1000 साल पहले जैसे बढ़ा था, तो कहाँ से बढ़ेगा? बढ़ने के लिए वो सबसे पहले तो पाकिस्तान कब्जा करेगा, और पाकिस्तान कब्जा करके वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि एम्बिशन तो वही होगा। अब पाकिस्तान पर कब्जा करेगा मतलब उसने क्लेम कर दिया कि डूरेंट लाइन वो मानता नहीं,
जो 1897-98 में कभी बनी थी डूरेंट के टाइम पर, लॉरेंस डूरेंट क्या नाम था उसका। तो डूरेंट लाइन वो मानता नहीं। इसका मतलब डूरेंट लाइन इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा को अपना मानता है, कहता है खैबर पख्तूनख्वा मेरा है क्योंकि वहाँ पर उसकी जाति के लोग रहते हैं। दूसरा, बलूचिस्तान को वो अपना मानता है कि बलूचिस्तान का मोर देन 60% पोर्शन अफगानिस्तान का है, क्योंकि बलूचिस्तान आज भी, बलूचिस्तान के 3 हिस्से हैं। बलूचिस्तान जो उस समय का क्षेत्र था, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है, कुछ हिस्सा ईरान में लगता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में लगता है, बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में लगता है। तो अफगानिस्तान ये मान कर चलता है कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो उसका है। तो डूरेंट लाइन कैसे मान ले, वो लाइन कंट्रोल कैसे मान ले? इसलिए डूरेंट लाइन उसने नहीं माननी। मैंने कहा मुल्ला उमर के टाइम पर ही, यानी कि तालिबान 1 के टाइम पर ही ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर था कि भाई डूरेंट लाइन नहीं माननी, पाकिस्तान पर कब्जा करना है। इसलिए उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में डेवलप कर दिए और ये बिरादरी के चक्कर में वहाँ संबंध बनाते रहे और ये मानते रहे कि भाई अमेरिका चला जाएगा तो अफगानिस्तान हमारा हो जाएगा। जब इन्होंने इकोनॉमी के लिए उनसे कहा कि तुम्हारे पास रिकॉग्निशन नहीं है वर्ल्ड की, इसलिए एक काम करो, पाकिस्तानी इकोनॉमी का इस्तेमाल कर लो, पाकिस्तानी रुपये का इस्तेमाल कर लो इंटरनेशनल उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमी देख लो और हमारी इकोनॉमी देखो, हमारे पास अमेरिका का कब्जा होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी तुमसे बहुत स्ट्रांग है, तुम भिखमंगे लोग हो। हमारी उनकी जो रुपया है, अफगान की करेंसी है, वो 80-90 रुपये पर है और तुम कहाँ 200 रुपये के ऊपर चल रहे हो। तो तुम अपनी करेंसी देखो और हमारी करेंसी देखो। इसलिए हमारी करेंसी से तुम चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी करेंसी से हम क्यों चलेंगे? ये उसी समय तय हो गया था जिस समय ये सब कुछ चल रहा था। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए पैसा मांग रहा था, लोन मांग रहा था, विश्व भर से कर रहा था, उसको पैसे दो, मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो। और उसी अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान इज द प्रॉब्लम फॉर वर्ल्ड, ये कहते हुए वो SCO में शहबाज शरीफ भाषण दे रहे हैं। हुआ क्या था कि अभी जब ये हमारा गेहूं हमने अफगानिस्तान में भेजा था, वो जब छीन कर ले गए, तो अफगानिस्तान की जो सिंपैथी है वो तो भारत की तरफ आई। मैं नहीं कहता हूं कि वो परमानेंट सिंपैथी है, लेकिन पाकिस्तान उनका दुश्मन है, ये उनको समझ में आ गया। मोदी की पॉलिसी रही होगी, मुझे लगता है ये बात कि भाई हम क्यों तालिबान से दुश्मनी लें। आज की तारीख में तालिबान का इंस्टेंट दुश्मन अगर कोई है तो वो पड़ोस में पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान दूसरे तीसरे नंबर पर होगा। इसलिए पाकिस्तान में अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान चला जाता है तो पाकिस्तान में बचता क्या है? सिंध वैसे ही परेशान है, तो पाकिस्तान में बचता है पंजाब। अब पंजाब के दम पर पाकिस्तान बचेगा क्या? तो बलूचिस्तान में अभी कुछ समय पहले हमारे पास सूचना, हम लोगों को देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में आक्रमण कर दिया है, आर्मी के 5 सिपाही मार दिए। आप पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हत्या होना आप समझते हैं उसका मतलब क्या है? और इसके अतिरिक्त अब इस समय इमरान खान पहला 1947 के बाद पहला कोई बड़ा लीडर है जिसने आर्मी को चैलेंज किया है। एक बार आर्मी को चैलेंज करने का प्रयास नवाज शरीफ ने किया था और उनका क्या हश्र हुआ था देख लो। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली टूटा हुआ है, विश्व उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। FATF से वो बाहर बैठा हुआ है। चीन इस समय बहुत परेशान है। अफगानिस्तान जिससे उसको लगता था कि उम्मीद है, अफगानिस्तान उसके लिए समस्या बना हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनके यहाँ खूब उधम मचा रहा है और खूब सब कुछ कर रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसने को तैयार घूम रहा है। तो इन परिस्थितियों में जो मोदी जी की स्ट्रैटेजी थी कि पाकिस्तान को ऐसा कर देना, बिना लड़े ही पाकिस्तान पैदल हो जाए, मुझे लगता है कि वो पूरी होती दिख रही है। हालांकि 2 प्रयास मेरे अनुसार, मैं स्ट्रैटेजी मैं देख कर ही बता सकता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है कि हकीकत में क्या था। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जो हमने एयर स्ट्राइक करी, जो हमने बोथ स्ट्राइक करी थी, वो शायद भारत सरकार प्रैक्टिस कर रही थी POJK को वापस लेने के लिए। एक बार तो चाइना फंस गया बीच में, एक बार तालिबान फंस गया बीच में, और एक बार भारत में CAA का विरोध हो गया, एक बार भारत में किसान आंदोलन हो गया। ये सारी प्रक्रिया पाकिस्तान किसान आंदोलन और CAA पाकिस्तान की टूल किट थी जिसका परिणाम भारत में निकल रहा था। इनोसेंट लोग उसमें भाग ले रहे थे और एक बार गलवान कर दिया उन्होंने। तो जो गलवान कर दिया उन्होंने और जो इधर हुआ,
ये हमारी उस समय की स्ट्राइकें करके कोशिश थी कि हम पीओजे कैसे वापस ले लें, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो हमारे प्रयास उस करने से पहले ही वो टूटेगा और पीओजे भारत में ही वापस आएगा। पीओजे के अंदर भी आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि जब भुखमरी आती है ना तो रिलीजन नहीं दिखता, तो इस्लाम नहीं दिखता वहाँ। अब पाकिस्तान इस समय भुखमरी से मर रहा है, यहाँ तक कि बिजली कनेक्शन नहीं है, यहाँ तक कि बिजली जो टेलीफोन चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं उनके पास बिजली नहीं है कि वो परमानेंट आबाद गति से टेलीफोन चालू रख सकें। ये समस्या है पाकिस्तान की। आटा कहाँ 100 रुपये पहुँच गया, 200 रुपये पहुँच गया, 150 रुपये पहुँच गया, मतलब आप जो सोच नहीं सकते अनएक्सपेक्टेड रेट पाकिस्तान में इस समय हैं और कहीं से मदद की कोई आशंका नहीं है। शहबाज शरीफ शराफत का चोला पहनकर इस समय एससीओ में बोले तो हमें उनका दर्द दिखाई पड़ा, और दर्द उनके पूर्वज जो कर गए वही है। उनके पूर्वजों ने जो अफगानियों को बाप माना वो है। उनका जो सपना भारत में कब्जा करने का है वो सपने का परिणाम है, और ये अननेचुरल विभाजन था, इसलिए ये स्वतः समाप्त होगा। ये फैक्ट है। मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग भी इस बात की आशंका लगाते हैं कि भाई वो मिल गया तो इतने % मुस्लिम हो जाएंगे, ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या, याद रखिएगा कि भारत एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जोड़ा था, दोबारा गुप्तों ने जोड़ा था, फिर मुगलों ने फिर भारत के बहुत बड़ा हिस्से पर कब्जा किया, और अंग्रेज़ों ने फिर से। इन 4 बार तो आपके सामने भारत के कई एक भारत बनने के बाद वो स्वतः वापस आए। ये शासक की आवश्यकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता है, और रिलीजन भी भारत में वापस आए। एक समय पर पूरा भारत बौद्ध हो गया था अशोक के वंशजों के द्वारा जब शासन किया जा रहा था, बाद में सब ने अपने आप को सनातन घोषित किया, तो रिलीजन भी वापस आता है और रिलीजन समाप्त भी होता है और देश भी दोबारा जुड़ता है। ये एक जिगजैग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अस्वाभाविक विभाजन लंबे समय तक नहीं चल सकता, आप चाहें या ना चाहें। आप जितनी बार शंका लगाते रहें, ये दोबारा केवल एक ऐसे शासक की आवश्यकता पड़ती है जो रिलीजन को एक बना सके, जो होमोजीनियस सोसाइटी बना सके, और ऐसे शासक की आवश्यकता होती है जो कि भारत का एकीकरण पुनः कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, लंबे समय तक लोगों के रिलीजियस अत्याचारों को समाप्त कर सके। तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान में भारत सरकार की पॉलिसी एकदम सटीक सही उतर रही है, जिसका परिणाम हमको दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।